स्टार्ट। तो हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप लोग? और वेल, मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस, है ना। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। इसके पहला वाला जो लेक्चर है ना, उसमें साइन एंड सिम्टम्स मैंने पूरे कवर कर दिए थे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम मैं बात करने वाला हूँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, प्रेगनेंसी अगर मैं सिंपल में कहूँ ना, अगर प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो भी बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, पूरी बॉडी का डायनेमिक चेंज हो जाता है। ठीक है, पूरी डायनेमिक की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, उसमें आपका हार्मोन भी चेंज होता है, उसमें आपका अपीयरेंस भी चेंज होता है, उसमें आपके क्या कहते हैं, कार्डियोवेस्कुलर भी चेंज हो जाते हैं, सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चेंज होता है, जीआई पे भी वो इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चेंजेस हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, स्टेप्स में पॉइंट करके मैंने इसको कवर किया। काफी अच्छा लेक्चर होने वाला है ये। हालांकि अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। क्यों प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करवाता है, मेनोपॉज करवाता है कि नहीं करवाता। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा कि प्रोजेस्टेरॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द डियोडर्म, सॉरी, वो लेयर जो होता है यूट्रस का, उसको होल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आपने ओबीजी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़ा होगा कि ये क्या करता है, मायोमेट्रियम लेयर को क्या करने, मायोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरॉन होल्ड द मायोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी। ठीक है, मायोमेट्रियम लेयर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेस्ट्रुअल तो होगा नहीं, मेस्ट्रुअल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। एक पॉइंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाई होता है। इसी की वजह से मदर के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो क्या मायोमेट्रियम का जो लेयर है वो वीक हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग होता है। ठीक है, तभी आप अगर डायग्राम पढ़ा होगा आपने मेस्ट्रुअल साइकिल का, तो जस्ट 28 डेज से 2-3 दिन पहले मायोमेट्रियम सॉरी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से डिक्रीज होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है तो क्या मायोमेट्रियम क्या झड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यही होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज रहता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, मेन हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेन हार्मोन भी है, मेन हार्मोन है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिक्रीज होता है तो क्या होगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रॉपर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब absence of the menstrual cycle. If the progesterone decreases in pregnancy lead to abortion. ठीक है, अगर मैंने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करवा दिया तो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब देखो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करेगा तो क्या GERD हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? GERD, therefore increased chance of गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिसीज। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन के जितने भी मसल हो जाएंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, जब हमारे मान लो इंटेस्टाइन का मसल रिलैक्स हो गया, वो अपना काम धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे कर रहा है, क्या होगा धीरे धीरे, मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन होगा। तभी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होंगे, मसल रिलैक्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके वजह से अगर मान लो प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर आता है तो प्रेगनेंसी में हाई होता है, एमेनोरिया कॉज करवाता है। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को डिक्रीज होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। चौथा, मसल रिलैक्सेंट होता है। मसल रिलैक्सेंट क्यों होता है भाई? क्योंकि मसल रिलैक्सेंट इसका एक वर्क होता है, प्रोजेस्टेरॉन का मसल रिलैक्सेंट होता है ये। ठीक है, मसल रिलैक्स कर देता है, मसल रिलैक्स की वजह से क्या, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। प्रोजेस्टेरॉन के पॉइंट हो गए सारे, लिख लिया, याद हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद सेम ऐसे एस्ट्रोजन भी वर्क करता है। एस्ट्रोजन का एक्चुअली बोलो, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहता है या फिर इंक्रीज रहता है? एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज रहता है या फिर इंक्रीज रहता है, जल्दी बता दो। एस्ट्रोजन का जो लेवल है भाई वो भी प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में इंक्रीज रहता है और इट हैज अ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज रहता है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसे, FSH को। ठीक है, FSH को ये नेगेटिव फीडबैक देता रहता है। ठीक है, और क्या करता है ये बताओ, ये क्या करता है, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर।
ठीक है। ये एफएसएच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज करता है, इसी की वजह से हाइपर कोगुलेबल स्टेट, ठीक है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, फॉर एग्जांपल हाइपर कोगुलेबल स्टेट, ठीक है, हाइपर कोलेबुल सॉरी कोलेबुल स्टेट, ठीक है। तभी जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी हमेशा जो हमारा वो क्या कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर रहता है वो इंक्रीज रहता है। क्यों इंक्रीज रहता है? ड्यू टू द एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। एस्ट्रोजन की वजह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा जो क्या कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर रहता है वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो जब भी प्रेगनेंसी चांस होता है ना, जब भी फीमेल प्रेगनेंट होती है तो एज अ डॉक्टर वो डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जाती है एंटीनेटल केयर पे, ठीक है, तो डॉक्टर उसको हमेशा सलाह करता है कि कभी भी आप फास्ट मत रहना, है ना, उपवास मत करना। क्यों नहीं उपवास करना बताओ भाई? देखो जब मदर उपवास करेगी तो क्या होगा, जब मदर फास्ट पे रहेगी तो क्या होगा, उसके वो खाना नहीं खाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, जो बच्चा है उसको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, जो फीटस है उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज ही तो चाहिए, मेन तो ग्लूकोज ही है ना, ग्लूकोज ही तो चाहिए उसको फीटस के डेवलपमेंट के लिए। दैट्स द रीजन व्हाई द कंसल्टेंट व्हाई द डॉक्टर एडवाइस टू द मदर, मदर को एडवाइस करते हैं कि आप फास्ट मत रहिए, ठीक है, डोंट डू द फास्ट, ठीक है। देयर इज इंसुलिन सो दैट द मदर डज नॉट यूटिलाइज इंसुलिन। और ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम सॉरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम मदर जो होती है वो अपने ग्लूकोज का ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाती। मैक्सिमम यूटिलाइज कौन करता है? ग्लूकोज का इंसुलिन रेजिस्टेंस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, देखिए सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज का यूटिलाइज कौन करता है, GLUCOS, ग्लूकोज का यूटिलाइज कौन करता है, यूटिलाइज कौन करता है बताओ? यूटिलाइज करता है हमारा फीटस, छोटा बच्चा, ठीक है, फीटस जो पेट में पल रहा है, फीटस यूटिलाइज करता है इसको सबसे ज्यादा, ठीक है। क्यों यूटिलाइज करता है? टू रीच टू द फीटस इनकी। अब ये क्या होता है, फीटस यूटिलाइज करता है। ये फीटस यूटिलाइज कैसे करेगा, फीटस उसको यूटिलाइज कैसे करेगा ये बताओ? कोई इसको कनेक्शन देगा या प्लासेंटा के थ्रू जाता है? हाँ भी प्लासेंटा के थ्रू जाता है, पर कैसे जाता है ये तो बताओ। देखो सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द प्रेगनेंसी। जब मदर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी बढ़ेगा, सॉरी इंसुलिन का लेवल, अरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, सो दैट द मदर डज नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज। अब मदर ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो मदर के पास सॉरी फीटस के पास जाएगा, वो फीटस के पास जाएगा, है ना, इट रीच टू द फीटस। सिंपल। तो समझ गया क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि फीटस को प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मिल सके, ठीक है। रेजिस्टेंस हो जाएगा, मान लो इंसुलिन कैचअप करता ग्लूकोज को, अब ग्लूकोज को इंसुलिन कैच नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ग्लूकोज पूरी बॉडी में घूमेगा, कहीं रास्ता मिलेगा नहीं, फीटस के पास जाएगा, फीटस को ग्लूकोज मिलेगा, है कि नहीं? सिंपल सा फंडा है। और ये होता क्यों है, ये रेजिस्टेंस किसके वजह से होता है? तो वो होता है एचपीएल की वजह से। एचपीएल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टेशन हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टेशन हार्मोन्स जो होते हैं, इसके वजह से ये रेजिस्टेंस हो जाता है। होता कौन सी वीक में देखने को मिलता है? तो 24 टू 28 वीक्स में देखने को मैक्सिमम मिलता है ये, ठीक है, 24 टू 28 वीक्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी को डायप्टोजेनिक स्टेज कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एग्जामिनर तुमसे पूछता है कि व्हाई डज द प्रेगनेंसी कॉल द डायप्टोजेनिक स्टेज, दैट्स द रीजन। सब उसका रीजन क्या होता है भाई? रीजन इसलिए होता है क्योंकि सर अगर आपको पूछा जाता है कि डायबिटीज को प्रेगनेंसी को डायप्टोजेनिक स्टेज क्यों कहते हैं, तो सिंपल से ही बोलना है कि सर 24 से 28 वीक के बीच में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ? जिसके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया प्रेगनेंसी में, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया प्रेगनेंसी में तो क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या बॉडी के अंदर घूमेगा, बॉडी में भी बढ़ेगा, बॉडी में बढ़ने की वजह से फीटस पे जाएगा, फीटस से क्या होगा, फीटस की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से होता क्यों है? एचपीएल ह्यूमन प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन क्या था, तो सॉरी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टेशन हार्मोन की वजह से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन द गैस्ट्रल ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, चेंज इन द गैस्ट्रल ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तीन हमारे हो गए, इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन द गैस्ट्रल ट्रैक्ट, ठीक है। ये चेंज इन द गैस्ट्रल ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपने इसका मतलब इससे पहले वाला जो यूनिट पढ़ा होगा, ठीक है, और इससे पहले वाला जो आपने लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें सर्विक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कुछ सर्विक्स के अंदर चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है। उस डायलेशन ऑफ द सर्विक्स का
एक साइन भी होता है, वो साइन को फटाफट कमेंट करो। वीडियो को पॉज कर लिया जल्दी कर लिया ना, आप फटाफट उसको वो करो, कमेंट करो, ठीक है। कर लिया क्या कहते हैं उसको, बताओ, गुडल साइन, ठीक है। तो सर्विक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा भाई, देखो सर्विक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, CER सर्विक्स में क्या देखने को मिलेगा। सर्विस में पहले सॉफ्ट होगा सर्विस, ठीक है, softening of the cervix known as Gödel sign, Gödel, ठीक है। softening of the cervix देखने को मिलेगा, bluish discoloration देखने को मिलेगा, ठीक है, bluish discoloration देखने को मिलेगा। अभी bluish discoloration को क्या कहते हैं बताओ, bluish discoloration को कहते हैं चौडिक साइन, ठीक है, चौडिक, CHAWDWIC चौडिक, या फिर JACQU जैकमेयर, ठीक है, जैकमेयर साइन कहते हैं, ठीक है। पेपर में आता है कि चौडिक या जैकमेयर साइन क्या होता है, तो ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद सर्वाइकल कैनाल क्लोज बाय द थिक म्यूकस प्लग एट द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग द लेबर टाइम, ठीक है, सर्विक्स डायलेटेड हो जाता है, दिस म्यूकस प्लग एंड रिलैक्स along with the blood, this is called sexual लेंथ। सर्विक्स की लेंथ क्या हो जाती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्विक्स की लेंथ क्या हो जाती है, 4 to 5 सेंटीमीटर हो जाती है। 3 पॉइंट याद रखो, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस, ब्लूइश डिस्टिलेशन फ्रॉम द सर्विस एंड लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेजाइना में क्या क्या होता है। देखो वेजाइना में वेजाइना में क्या होता है, सर्विक्स हो गया, नोट डाउन कर लिया, सर्विक्स में 3 पॉइंट फटाफट, चलो जी। सर्विक्स वेजाइना क्या करता है बताओ, वेजाइना में भी भाई ब्लूइश डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। वेजाइना क्या करता है, सर्विक्स हो गया हमारा, वेजाइना क्या करता है, देखो वेजाइना में भी ब्लूइश डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, ब्लूइश डिस्टिलेशन वेजाइना में भी होता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ब्लूइश डिस्टिलेशन के बाद, ब्लूइश डिस्टिलेशन के बाद होता है जिसको हम चौडिक साइन कहते हैं या फिर जैकमेयर साइन कहते हैं, बैक्टीरिया ग्रो ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो ना हो, इसके वजह से मैंने, अगर आपने एनाटॉमी अगर मेरा लेक्चर पढ़ा होगा अच्छे से, तो मैंने उसमें आपको बताया था लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक्टिक एसिड का जो सिक्रीशन होता है वेजाइना में वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वहां पे उस एरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं, कोई भी एनॉमली ग्रो नहीं हो पाती वहां पे, ठीक है, जिसके वजह से वो फीटस में आगे चल के दिक्कत पैदा करे, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना इन द सेंस बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करती। अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है बताओ, लैक्टिक एसिड जो बढ़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता क्यों है, या फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड या कह दो, या फिर लैक्टोबैसिलस कह दो, लैक्टोबैसिलस बैसिलाई, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई हो गया, या फिर इसको हम कहते हैं, हमारा दूसरा नाम है ड्यूडिलिन बैसिलाई, ड्यूडिलिन बैसिलाई, ड्यूडिलिन बैसिलाई कहते हैं इसको, ठीक है। ये बढ़ता क्यों है बताओ, तो वेजाइना में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द लैक्टिक एसिड, बताओ क्यों बढ़ता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, वीडियो को पॉज करो, कर लिया, बताओ। देखो जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, जब ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है ना, प्रेगनेंसी में ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन किसमें होता है, ग्लाइकोजन किसमें ब्रेकडाउन होता है बताओ। अभी मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है प्रेगनेंसी में, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ग्लाइकोजन ही, तो ग्लाइकोजन का जब लेवल बढ़ता है प्रेगनेंसी में तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा बताओ, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एसिडिक नेचर थोड़ा बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां का पीएच भी बढ़ेगा, सॉरी, जब एसिड होगा तो, रुक जाओ मैं बताता हूँ, देखो लैक्टोबैसिलस, अभी लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, ये लैक्टोबैसिलाई क्या करता है बताओ, इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड, है ना, इंक्रीज कर देता है लैक्टिक एसिड को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से एसिड बढ़ता है, एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच कम होगा तो क्या, वेजाइना के जो भी वो होगा एरिया, वो क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने की वजह से क्या होगा वहाँ पे, जल्दी बताओ क्या होगा वहाँ पे, इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गया सिंपल सा फंडा। समराइज कर दूं, देखो वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस रहते हैं। लैक्टोबैसिलस का वो लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड क्या करता है, इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक लैक्टिक एसिड इंक्रीज करेगा। एसिड है, जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर जब भी इंक्रीज करता है पीएच डाउन होता है। ये 7 से बिलो जाएगा, 1 to 6 के बीच में। 6 के नीचे आएगा क्या होगा, वो एसिडिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, और उस समय वेजाइना का पीएच क्या हो जाता है बताओ, वेजाइना का पीएच क्या हो जाता है 3.5। पीएच इक्वल टू 3.5। ठीक है, पीएच कितना हो जाता है 3.5 पीएच हो जाता है, एसिडिक नेचर है ये। ठीक है, ये था ब्यूटलाइन बेसलाइक कन्वर्ट ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन वेजाइना इपिथेलियल इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोजन जो कि वेजाइना वेजाइना में प्रेजेंट रहता है, वेजाइनल एरिया में, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड एसिडिक नेचर है, पीएच बढ़ा देता है, सॉरी डिक्रीज करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये बताओ क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर बिफोर द प्रेगनेंसी, या व्हेन द मदर कंसीव, है ना, जब मदर कंसीव करती है वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंज होता है ब्रेस्ट के अंदर बताओ। सबसे पहला जी, लोब का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, निपल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, डक्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे मिल्क का सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है, मिल्क कलेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, कोलेस्ट्रम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रम कब रिलीज होता है बताओ, कोलेस्ट्रम कब स्वीज कर सकते हैं हम, या कब हम हमें मिल सकता है कोलेस्ट्रम, आफ्टर द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कोलेस्ट्रम जो है, अगर कोई टीचर पूछता है या फिर कोई भी सर पूछता है तुमसे कि बताओ, ये बताओ बेटा प्रेगनेंसी से पहले क्या मिल्क सीक्रेट होता है, हाँ जी सर सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रम सीक्रेट होता है एट दी 12 वीक। ठीक है, कोलेस्ट्रम तो सीक्रेट होता है एट दी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एट दी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, अभी तक हमने पढ़ लिया था हेमेटोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या वो होते थे, चेंजेस होते थे, ठीक है, क्या इंक्रीज होता था, क्या डिक्रीज होता था, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में हमने पढ़ा था, तो इसमें एक मैंने कहा था ना कि एक प्रोग्राम है जो कि लिंक्ड है गवर्नमेंट से। कौन सा प्रोग्राम था वो था कौन सा प्रोग्राम था, जल्दी बताओ। वो था अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत, ABAMPP, ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। इसके तहत हम कौन कौन सा मेडिसिन मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, इसमें देते हैं फॉलिक एसिड, फेरिक आयरन प्लस फॉलिक एसिड, ठीक है। आयरन कितना देते हैं, आयरन देते हैं 60 mg, और फॉलिक एसिड कितना देते हैं, ये 500 mcg, ठीक है। अब 60 mg ही क्यों देते हैं आयरन, क्योंकि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है RDA जो है आयरन का, वो होता है 60, और फॉलिक एसिड जो होता है वो 500 देते हैं। कब से कब तक देते हैं, तो ये देते हैं प्रेगनेंसी से 4 महीना पहले, ठीक है, सॉरी प्रेगनेंसी कह रहा हूँ, जैसे मान लो डिलीवरी से 4 मंथ पहले तक हम देते हैं। मतलब जब मान लो अप्रोक्स 3 सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक से देना स्टार्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जाता है। इसके बाद अगर मान लो हमारे पास पेशेंट आता है कि उसने फॉलिक एसिड कभी लिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब उसका डिलीवरी होने वाला उसके कितने 180 दिन पहले, और डिलीवरी के 180 दिन बाद तक हम उसको देते हैं लगातार, ठीक है। और मान लो अगर मुझे किसी पेशेंट है जिसको प्रीवियस एनटीडी हो रखा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के बाद अगर वो फिर से वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अगर वो हमारे पास आती है एंटीनेटल केयर में या फिर काउंसलिंग लेने, तो हम इससे ये कहते हैं एज अ डॉक्टर्स ये कहते हैं उनसे कि आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले, कंसीव होने से 1 मंथ पहले आप फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना स्टार्ट करें, और टिल 3 मंथ तक आप लीजिए, ठीक है। तो मतलब प्रेग्नेंट होने से 1 मंथ मतलब पहले, 1 महीना पहले, और आप जब प्रेग्नेंट हो जाए उसके 3 महीने तक आप ये टैबलेट लेते रहिए, ठीक है। ये सारी हो जाती हैं फॉलिक एसिड के डोज वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होगा, बताओ भाई। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होगा, खुद सोचो ना कि एक बेबी हमारे बॉडी में हम एक मदर जो बेबी को कंसीव कर रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं भाई। हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, हार्ट का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा होगा कि कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, CO इक्वल टू हार्ट रेट HR इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डिक आउटपुट जब बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, सब इंक्रीज होते हैं इसमें। क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तीनों देखने को इंक्रीज मिलेगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब ये बताओ मुझे कौन से वीक में मदर का जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो 5th वीक में होता है, ठीक है। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है ना, 5वें महीने में क्या होता है, मदर का जो हार्ट रेट रहता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बताओ मुझे कौन से टाइम पे सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन से टाइम पे होता है। देखो अकॉर्डिंग टू DC दत्ता बुक, दत्ता की बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कौन सी वीक में होता है। अकॉर्डिंग टू DC दत्ता की बुक में 30 to 34 दिया गया है, ठीक है, 30 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दिया गया है कि इसमें सबसे हाईएस्ट कार्डिक आउटपुट रहता है, ठीक है। व्हेन कार्डिक आउटपुट मैक्सिमम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे ज्यादा कब रहता है 30 to 34 वीक में। लेकिन अगर आप यहां पे पॉइंट आता है, लेकिन अगर आप DC दत्ता से थोड़ा सा ऊपर वाली बुक पढ़ें, थोड़ा सा ऊपर मतलब नर्सिंग के लेवल के लिए, तो भाई DC दत्ता ही बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करिए मतलब विलियम ऑप्स का नाम सुना है, विलियम ऑप्स का नाम, मेडिसिन की किताब है, सबसे तगड़ी किताब होती है मेडिसिन में, इसमें MBBS के बच्चों के लिए, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा गया क्या, मतलब साफ साफ मतलब उसमें लिखा गया क्या, उसमें ये लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू विलियम ऑप्स के अकॉर्डिंग क्या है, 28 to 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर मान लो पेपर में आता है, ऑप्शन में आता है कि 28 to 32, ठीक है, हमें 28 to 32 करना। अगर ऑप्शन में 32 + 34 तो 30 और 28 दोनों आ जाए, तो मैं तो ये कहूंगा भाई 28 पे जाओ। क्योंकि विलियम ऑप्स द टॉप लेवल ऑफ बुक इन द मेडिसिन, ठीक है। इसके ऊपर कोई बुक बनी नहीं है अभी तक विलियम ऑप्स के ऊपर, उसके नीचे ये आता है DC दत्ता वगैरह सब आता है, विलियम ऑप्स इज द बेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहूंगा अब देखो इतना चांस तो हो गया, ठीक है। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब मदर को लेबर पेन होता है और जब उसकी डिलीवरी होती है, तो कितना % हाई चांस होता है कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज होने का, बताओ कितना % चांस होता है। देखो इसको नोट कर लिया ना, अप्रोक्स जब मदर की डिलीवरी होती है ना, तो उनके अंदर
70% हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, सबसे क्रूशियल पीरियड होता है ये, सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। मदर के अंदर 70% हार्ट रेट बढ़ता है, समझ रहे हो। इसके अंदर अगर हमने कोई भी ऐसा गलत मेडिसिन दे दिया ना, तो उस मदर का समझ लो डेथ होना कंफर्म है ना। मदर का डेथ होना कंफर्म है, क्योंकि हार्ट रेट तो पहले से बढ़ा हुआ है ना। ये पॉइंट हो जाता है। तो मदर का हार्ट रेट 70% बढ़ा रहता है। ये तो चीजें बढ़ी रहती हैं कार्डियक आउटपुट में। डिक्रीज क्या हो जाता है बताओ। देखो डिक्रीज क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है बताओ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मसल रिलैक्सेंट होता है। मसल को रिलैक्स कर देगा तो क्या बीपी बढ़ेगा, घट जाएगा, जाहिर सी बात है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसकी वजह से बीपी डिक्रीज होता है, जल्दी बताओ। देखो जब मदर सुपाइन पोजीशन में ले डाउन करती है, सोती है, तो जो वेगस नर्व होता है, वेगस नर्व क्या होता है, दबता है। दबने की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहां पे बीपी होगा। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन भी एक होता है, SUPI यानी सुपाइन पोजीशन। इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन सिंड्रोम। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं सुपाइन पोजीशन नहीं है, सुपाइन हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है। ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है। अब बात सारी ये आ जाती है, अब क्या करना अभी। अब हम पेशेंट को ये बताएंगे कि आप सुपाइन पोजीशन में ना सोइए, आप अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाता है। तो दो कंडीशन है जहां पे गिरते हैं डिक्रीज होता है, और सब में बढ़ता है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हाँ, सबसे पहला जो साइन हमारे पास, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ लिखा है, चेंजेस इन क्लिनिकल इंडिकेटर्स। व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेटर्स इन द प्रेगनेंसी, बताना भाई। देखो हार्ट रेट ही तो सुनेंगे, बीपी वगैरह है ना, हार्ट रेट ये सब। तो सबसे पहले पल्स रेट जो होता है, पल्स रेट PR, ये इंक्रीज रहता है। ठीक है, उसके बाद बीपी डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है, जुवलाइन वेनस प्रेशर नॉर्मल रहता है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और S1 साउंड हम सुन सकते हैं, लाउड प्लस स्प्लेंटिक प्रोमिनेंट लाउड हो जाता है ना। S2 हमें नहीं सुनाई देता है प्रेगनेंसी में। S3 हमें क्लियरली सुनाई देता है, क्लियरली हेयरबल। ठीक है, हम इसको हेयर कर सकते हैं, मरमर का साउंड आता है S3 में। ठीक है, S2 नहीं सुनाई देता हमें। ठीक है, पोजीशन ऑफ द हार्ट क्या हो जाता है, देखो डायफ्राम पुश, बेबी बढ़ेगा 32 से 34 के बीच में, डायफ्राम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हार्ट भी थोड़ा सा अप डाउन होगा। तो क्या होता है, इन प्रेगनेंसी यूट्रस पुशेस द डायफ्राम अप, बिकॉज ऑफ विच हार्ट रोटेट अपवर्ड आउटवर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऊपर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि हार्ट डिसीजेस इन प्रेगनेंसी। अगर आपने वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, पीडिया है ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ा है आपने, तो उसमें 2 डिसीज आ जाते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो है भाई डेवलप्ड कंट्री जस्ट लाइक अमेरिका वगैरह, एक है डेवलपिंग ING। ठीक है, जो हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में RHD है, रोमेटिक हार्ट डिसीज। डेवलप्ड कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज। कंजेनिटल हार्ट डिसीज में सबसे कॉमन कौन होता है, AHD। AHD का फुल फॉर्म बता देना जल्दी से, टाइप करो, सॉरी ASD, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ASD का फुल फॉर्म आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। RHD का फुल फॉर्म टाइप करो, रोमेटिक हार्ट डिसीज होता है। इसमें क्या होता है, मिटल वॉल का स्टोनोसिस हो जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन आपका हार्ट डिसीज इन प्रेगनेंसी, ठीक है, मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज इन प्रेगनेंसी दैट इज मिटल स्टोनोसिस। ठीक है, इंडिया में रहते हो, इंडिया का पेपर दे रहे हो तो इंडिया का आंसर लिखो, मिटल स्टोनोसिस होगा। ठीक है, ये चलो हो गया जी दूसरा पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन होंगे जिसमें हम मदर को मना करेंगे कि आप बेबी कंसीव मत करिए, अगर आपने कंसीव कर लिया तो आप अबॉर्शन करवा लीजिए। बताओ जल्दी। हार्ट डिसीजेस इन विच प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सबसे पहला हार्ट डिसीज कौन होता है, सबसे पहला हार्ट डिसीज होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर 2 कंडीशन आता है, कौन कौन, लेवल 1 और कौन सा लेवल 2। लेवल 1 ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेवल 2 बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। लेवल 2 में कौन सा डिसीज आता है, इसमें मेंगर सिंड्रोम, इसमें इसमें मेंगर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मेंगर सिंड्रोम से क्या सिर्फ पल्मोनरी हाइपरटेंशन ही होता है क्या, अरे नहीं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है जल्दी बता दो। मार्फन सिंड्रोम जी, मार्फन सिंड्रोम, MARFAN, मार्फन सिंड्रोम भी होता है। और बताओ, मार्फन सिंड्रोम विद आयोटा इन्वॉल्व, जिसमें आयोटा का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोरेक्शन ऑफ द आयोटा, COARATI, कोरेक्शन ऑफ द
ऑफ द एओर्टा, AORTA एओर्टा, ठीक है, कोरेक्शन ऑफ द एओर्टा भी होता है जी। चलो जी, हाँ जी, ये तो हो गया। अब ये बताइए सर, हार्ट डिसीज में अगर मान लो प्रेग्नेंट फीमेल थी जिसने कंसीव कर लिया और इसको ये कंडीशन था, उसने कंसीव कर लिया, वो मानी नहीं बात, डॉक्टर की बात को नहीं मानी, उसने कंसीव कर लिया, तो अब इसका क्या करना? जाहिर सी बात है, कुछ मत करो, MTP कर दो जी। MTP सर, MTP अब बता दो, MTP कौन सा MTP करेंगे सर इसमें? देखो, अगर हार्ट वाला डिसीज पेशेंट आता है तो उसके अंदर कौन सा MTP होता है? उसके अंदर हम करते हैं जी, MTP करते हैं, ठीक है। अगर मान लो पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो उसके अंदर क्या करेंगे? MTP। MTP कब करेंगे? बिफोर है ना, बिफोर 12 वीक्स में हम कर देते हैं। कैसे करते हैं सर? दवा खिला के या कैसे? कौन सा मेथड से सर? मेथड बता दीजिए। सक्शन इवैक्यूएशन मेथड जो होता है वो होता है सक्शन इवैक्यूएशन, EVACUATION, सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन के थ्रू हम उसको रिमूव आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी सक्शन इवैक्यूएशन मेथड, ठीक है। अगर मान लो विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरिंग इन हार्ट डिसीज पेशेंट, अगर मान लो कोई हार्ट डिसीज का पेशेंट है, उसकी डिलीवरी करवानी है, कौन सा मेथड करोगे? नॉर्मल या फिर सी सेक्शन? भाई नॉर्मल करेंगे तो हार्ट डिसीज का मतलब उसका हार्ट रेट अगर बढ़ा रहता है तो 70% तो बढ़ जाएगा एट द टाइम ऑफ लेबर, इसीलिए हम उसको प्रेफर करेंगे क्या? वेजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। इन विच कंडीशन सी सेक्शन इज डन? व्हेन आयोटा इज इन्वॉल्व, जब भी आयोटा इन्वॉल्व होगा तब हम सी सेक्शन करते हैं। अगर मान लो एक पेशेंट जो कि हार्ट डिसीज में है और उसको PPH भी हो रखा है, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो रखा है, ठीक है, और वो हमारे पास आती है, तो हम ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो कि उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, कभी नहीं देंगे? इंजेक्शन मिथाइल एंजियोमेट्रियम, ठीक है, इंजेक्शन मिथाइलो एंजियोमेट्रियम कभी नहीं देना, कभी भूल के भी मत दे देना उसे, क्योंकि देखो इंजेक्शन मिथाइलो एंजियोमेट्रियम जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट कितना बढ़ जाएगा? 70% पहले से बढ़ा हुआ है, और हम इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा? वो ऊपर उठेगा, हार्ट रेट उठेगा, हार्ट रेट उठेगा तो क्या होगा? वो शॉक में चली जाएगी, शॉक में जाएगी तो खत्म, मरीज खत्म, बच्चे खत्म, सब कुछ खत्म फिनिश, ठीक है, बाय। बच्चा तो बच जाएगा, मम्मी मर जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन होता है। चलो जी, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी। कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं? फटाफट ये बता दो, चलो जल्दी बताओ। चिंटू मुंटू मेरे चिंटू मुंटू जल्दी बता दो। चिंटू मुंटू मेरे चिंटू मुंटू जल्दी बता दो, कितने टाइप्स के एंटीकोगुलेंट होते हैं? एक होता है कौन? हेपरिन, HEPARIN, हेपरिन। एक होता है वारफरिन, WARF, मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे भाई, ठीक है, WARFIN। मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। स्पेलिंग तो सबके गलत होते हैं, है कि नहीं? स्पेलिंग तो भाई सबके गलत होते हैं, कौन सा मैं विलियम्स थोड़ी ना हूँ, ब्रिटिश थोड़ी ना हूँ। स्पेलिंग सबके गलत है, भावनाओं को समझो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दोनों के एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वारफरिन क्या होता है भाई? वारफरिन जो होता है ये प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है, PLACENTA, प्लासेंटा को क्या कहता है? क्रॉस कर देता है। CROSS क्रॉस करके बच्चे के अंदर जा सकता है, आगे चल के उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। पहली ये तो तुम्हारा डिसएडवांटेज हो गया। डी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन जो होता है प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ये वीक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ये हो गया दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर आपने क्लिनिकल किया होगा तो आपको ये पता होगा कि एट द टाइम फर्स्ट वीक में कौन सा एंटीकोगुलेंट देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा देते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में। बच्चे अगर मदर हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है तो कौन सा एंटीकोगुलेंट देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा हेपरिन देना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देना है? सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें देना है वारफरिन। सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? जल्दी बताओ मेरे भाई। अरे चिंटू मुंटू सो गए क्या? अरे चिंटू मुंटू सो गए क्या? जल्दी बताओ भाई। सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? 30 to 36, ठीक है, 13 से 36। सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? 13 से लेकर 36 तक होता है कि नहीं होता मेरे भाई? होता है कि नहीं? अगर मान लो अगर 36 वीक से ज्यादा हो चुका, अगर मान लो तुम भूल गए पेशेंट को वो वारफरिन बंद करना, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने वारफरिन चला दिया। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे भाई? थर्ड ट्राइमेस्टर में हम तो भूल गए, हमें याद ही नहीं है, पेशेंट भी भूल गया, क्या करोगे? ठीक है, अब देखो क्या करना, स्टेप बाय स्टेप सुनते रहो। फर्स्ट में क्या चलाना है? हेपरिन, सेकंड में वारफरिन। 36 के बाद आफ्टर 36 वीक हमें वारफरिन रोक के हेपरिन स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि 36 वीक के बाद कभी भी उसका वो लेबर पेन होगा और वो बेबी को आउट कर देगी, ठीक है। ये हो जाता है 36 वीक हेपरिन, ठीक है। अगर मान लो कोई पेशेंट आती है जो कि भूल चुकी है कि उसको वारफरिन रोकना था, हेपरिन चलाना था, सब कुछ भूल चुकी है, अब उसको क्या करोगे आप? अब भाई उसका क्या एक ही इलाज है, उसका है सी सेक्शन करना। नॉर्मल डिलीवरी अगर हम करते हैं किसी पेशेंट को और उसके अंदर वारफरिन होता है एंटीकोगुलेंट, क्लॉट को होने नहीं देगा, बच्चा निकलेगा। मान लो अगर कहीं कट लग गया, कुछ हो गया, तो वो तो भाई खून निकलता रहेगा, कैसे उसको रोकोगे? रोकेगा ही नहीं वो, है ना। इसी की वजह से हम सी सेक्शन करते हैं, बड़े ध्यान से करना पड़ता है उसको,
ठीक है, ये हो गया वार्फरिन। और हाँ, अगर मान लो कोई मदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो वार्फरिन उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या नहीं है, तभी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। चलो जी, सपोज द पेशेंट कैन वार्फरिन एट द टाइम ऑफ डू सी सेक्शन। चलो, और जब भी पेशेंट लेबर पेन में रहती है इसको क्या करते हैं, हेपरिन स्टॉप कर देते हैं। फिर उसका रीनल सिस्टम की बात करते हैं। रीनल सिस्टम में क्या होगा, जल्दी बताओ तो। रीनल सिस्टम में क्या होगा, रीनल सिस्टम में किडनी की साइज 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किडनी का साइज 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द लेबर, सॉरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, किडनी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, ब्लड, जब मान लो मैंने आपको बताया था हेमेटोलॉजिकल कंडीशन, तो मैंने बताया था कि आप जो बॉडी में जो ब्लड होता है वो बढ़ जाता है, प्लाज्मा 40-50% ऐसे कुछ बताया था ना, बताया था। वीडियो को पॉज कर लिया, सुन लिया, देखिए। तो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि रीनल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है। अब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। अब जीएफआर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अब देखो, जब बॉडी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या रिमूव आउट करेगा, यूरिया को रिमूव कर देगा, कैराटिनिन को रिमूव कर देगा, और किसको करेगा, यूरिक एसिड को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यूरिया, यूरिक एसिड, ACID, कैराटिनिन और यूरिया सबको रिमूव कर देता है बॉडी। ठीक है, और सीरम यूरिक एसिड, सीरम कैराटिनिन, सीरम यूरिया, ये सब बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखना, सीरम जहां लग गया मतलब वो बॉडी से रिलेट करा, सब डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, बॉडी से निकाल देगा सब। ठीक है, तो एक प्रेग्नेंट मदर के अंदर ये सारी चीजें कम देखने को मिलती हैं। और क्या देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में ब्लैडर का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लैडर म्यूकोसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इंट्रा यूट्राइन प्रेशर भी बढ़ जाता है प्रेग्नेंट मदर के अंदर। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, चेंजेस इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा भाई, देखने को क्या मिलता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जल्दी बता दो भाई। रिस्पायरेटरी आते मेरे चिंटू मिंटू सो गए क्या, सो गए, अरे उठ जाओ। देखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ नहीं होता, बड़े आराम से बताता हूँ। चलो, थोड़ा तेज हो गया था, चलो कोई नहीं, आराम से बताता हूँ। याद रखना, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर 2-4-6, क्या 2-4-6, 2-4-6 याद कैसे करोगे, 2-4-6 सर नंबर तो बता दिया आपने, 2-4-6 करना क्या सर इसका, देखो 6 सेंटीमीटर तो सर्कमफ्रेंस बढ़ता है, CIR सर्कमफ्रेंस। 4 सेंटीमीटर क्या बढ़ता है, डायफ्राम बढ़ता है, डायफ्राम 4 DIAT है, डायफ्राम बढ़ता है। 2 सेंटीमीटर क्या बढ़ता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स TD। ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्या बढ़ रहा है, ट्रांसफर डायमीटर बढ़ रहा है, 4 में डायफ्राम, 6 सर्कमफ्रेंस बढ़ता है हार्ट में, लंग्स में। और क्या बढ़ता है जी, टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। बस इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। जीआई सिस्टम में क्या करता है, जीआई सिस्टम में क्या क्या होता है, जीआई सिस्टम में भी बताया था ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, GERD बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले थे जीआई सिस्टम में। ठीक है, जीआई सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जीआई सिस्टम में क्या था, GERD था ना, GERD बढ़ जाता है। और बताओ, वॉमिटिंग होता है, हाँ जी वॉमिटिंग होता है। और बताओ, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, हाँ जी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और बताओ जल्दी बताओ, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलता है। और हाँ, जितने भी लीवर के एंजाइम्स हैं, ठीक है, जितने भी लीवर्स के एंजाइम हैं, एंजाइम्स, ये क्या होते हैं, ये सब डिक्रीज हो जाते हैं एक्सेप्ट अल्कलाई फॉस्फेट, अल्कलाई फॉस्फेट ही बढ़ा रहता है, बाकी सब डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे जी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलता है, एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या करता है बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम एडर्नल हार्मोन रिलीज करता है, एडर्नल हार्मोन रिलीज करता है, ये बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन, ये भी बढ़ा देता है। और क्या करता है, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUTAR, पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे मेरे चिंटू मिंटू जल्दी बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सब कुछ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई, सारे हार्मोन्स उठे रहते हैं, कौन, 2 को छोड़ के। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर अच्छे से पढ़ोगे तो याद होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था, क्या मैंने पढ़ा था, हाँ जी मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़ा दूंगा कभी। ठीक है, ऑप्शन वो बताना, जरूरत होगी पढ़ा दूंगा। ठीक है, 2 हार्मोन को छोड़ के सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं, कौन से, LH एंड FSH। ठीक है, LH ल्यूटिनाइन हार्मोन एंड FSH, ये 2 हार्मोन जो होते हैं इनका ये डिक्रीज रहते हैं, बाकी सब हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, और बताओ और क्या जानना चाहते हो, ये हो गया। और हाँ,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन थोराइड ग्लैंड। ठीक है, थोराइड या थायराइड जो भी कह लो, ठीक है थोराइड ही कहते हैं सब में। थोराइड ग्लैंड में क्या क्या चेंजेस होते हैं जल्दी बता दो भाई। थोराइड ग्लैंड में जी चेंजेस हम मैं बता दूंगा, बता दो। देखो थोराइड ग्लैंड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो सबसे पहले जो फ्री T3 एंड फ्री T4 होता है, FREE, फ्री T3 एंड फ्री T4, इन दोनों का वॉल्यूम हमेशा बढ़ा रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये बढ़ता कैसे, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम में T3 एंड T4 नॉर्मल रहते हैं, फ्री T3 एंड फ्री T4, ठीक है। टोटल T3 एंड टोटल T4 ये बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर आपने एंडोक्राइन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फ्री T3 क्या होते हैं और टोटल T3 एंड T4 क्या होता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये T3 एंड T4 टोटल T3 एंड T4 बढ़े जाते हैं। अब ये बढ़ते कैसे हैं, देखो अल्फा सब यूनिट ऑफ SCG, ठीक है, अल्फा सब यूनिट ऑफ SCG क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को, किससे, थोराइड ग्लैंड को, ये स्टिमुलेट करता है थोराइड ग्लैंड को, ठीक है। अब ये अल्फा सब यूनिट ऑफ SCG किसकी तरह होता है, ये होता है सिमिलर टू TSH हार्मोन की तरह होता है। अब ये स्टिमुलेट करता है थोराइड ग्लैंड को। अभी थोराइड ग्लैंड को जैसे स्टिमुलेट करेगा क्या होता है, जाहिर सी बात है टोटल T3 एंड T4 बढ़ जाते हैं फटाक दे। बट थोराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आल्सो इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई, जिसके वजह से अब देखो थोराइड ग्लैंड तो क्या कहते हैं, टोटल वाला तो बढ़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से थोराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो बाइंड करने की कैपेसिटी होती है थोराइड की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से फ्री T3 एंड फ्री T4 नॉर्मल रहते हैं, वो डिक्रीज नहीं होते, ठीक है। अब ये बताओ थोराइड किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। नॉर्मल आयोडीन RD कितना है, 250 बताओ क्या, 250 mcg पर DL, mcg पर डे, ठीक है, 250 mcg पर डे, माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल को। अगर मान लो एक डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया टाइप का कंट्री, जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं इसमें फीमेल्स, लो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्री क्या है, इंडिया, ठीक है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें अगर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट मिलते हैं, फीमेल्स मिलती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो हम उनको किसके वजह से मिलती है बताओ, इंडिया में किसकी कमी होती है भाई, नमक में क्या आयोडीन नहीं है, ठीक है, नमक में क्या आयोडीन नहीं है, तो I2 किसमें नहीं है, I2 शॉर्ट फॉर्म ऑफ आयोडीन किसमें नहीं है, सॉल्ट में, ठीक है, तो अपना डाइटरी इंटेक अच्छा कर ले, आयोडीन का इंटेक बढ़ा ले, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में, कहा अमेरिका में क्या किसकी वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसका नाम सुना है, हाशीमोटो थायराइडिज्म का नाम सुना, उसकी वजह से, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री में हाशीमोटो मोटो सिंड्रोम, ठीक है, हाशीमोटो सिंड्रोम की वजह से देखने को मिलता है ये। चलो जी, फिर उसके बाद फीटस जो होता है कब स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना, क्या क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन को, ठीक है, फीटस कब स्टार्ट कर देता है थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करना। फीटस जो है वो स्टार्ट कर देता है थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करना एट द वीक ऑफ 11 to 12 वीक, ठीक है, 11 to 12 वीक में फीटस जो है वो 11 to 12 वीक्स में स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या होता है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन के डेवलपमेंट में बेबी के, ठीक है, ये बेबी खुद सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है एट द वीक ऑफ 12। अब इससे पहले 11 से 12 वीक से पहले, 11 से 12 वीक से पहले वो किस पर डिपेंड रहेगा, मदर पे डिपेंड रहेगा, जाहिर सी बात है। और अगर मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज है, तो जाहिर सी बात है उसको थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा। अब जब उसको थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा और थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के अंदर क्या MR हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। MR का मतलब मेंटल रिटार्ड वाला बच्चा हो सकता है, हाँ जी बच्चा मेंटल रिटार्ड का हो सकता है, ठीक है। इसी की वजह से अगर हमारे पास कोई पेशेंट आती है जिसको हाइपोथायराइडिज्म है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हम उससे ये कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हो उसके पहले दिन से ही आप क्या मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दो, अपना जो डोज है आपका हाइपोथायराइडिज्म का वो डबल कर दो, 2x कर दो या डोज बढ़ा दो एज पर द फिजिशियन एडवाइस, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितना था, ठीक है, आपका GI सिस्टम, रीनल सिस्टम,
प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोस्टेरॉन, सब सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है, फटाफट कमेंट कर देना। और हाँ, इसके नोट्स वगैरह चाहिए हो तो कमेंट कर देना नोट्स के लिए, ठीक है। मैं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे सारे नोट्स इसके अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अबॉर्शन, ठीक है। और आप देखो अब ये जैसे ये जो चैनल, जैसे ये वीडियो आएगा आपके पास, है ना, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको पढ़ा दिया, सारे खत्म कर दिए साइन एंड सिम्टम्स पढ़ा के। याद रखना चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें सारे ओबीजीज के लेक्चर्स में हैं, ठीक है। आप उस वहाँ से नॉलेज को अपनी एनहेंस कर सकते हो। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए लोगों को, क्योंकि लोग तो हैं ही काटने के लिए, है ना। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और एक सही डायरेक्शन में नॉलेज को लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सबा खैर, शुभ रात्रि।